आज स्मैकडाउन से पहले वो ट्रिपल एच की कॉफी में वो जो गोली डलती है ना, वो रॉक लेके भाग गया, क्योंकि स्मैकडाउन का ऐसा शो भाई अगर दे सकते हो तो काहे नहीं दे रहे भाई हमको इतने टाइम से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर से आखिरी एपिसोड था। और भाई क्या जबरदस्त गर्दा उड़ाया गया है आज। लेकिन उससे पहले रैंडी ओटन 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 रैंडी ओटन, मतलब यार बिना बोले लाइक नहीं होते क्या यार? ये तो गलत बात हो गई यार। भले आदमी को लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो चलो भाई स्मैकडाउन की बात करते हैं। इसके बाद चैनल पे आने वाली है प्रेडिक्शन वीडियो, उसके अंदर गिव अवे भी है और कुछ तगड़ी चीजें भी हैं, तो चिपके रहना बिल्कुल चैनल के साथ। सबसे पहले हमको शो की स्टार्टिंग में ये पता चल गया था कि बैक स्टेज से कोडी रोड्स को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। उनका लॉकर रूम तो कहीं और है, लेकिन फाइनल बॉस की तरफ से उनको कहीं और भेजा जा रहा है, और वो ऐसी जगह है जहां पे पूरा ख्याल अच्छे तरीके से रखा जाएगा कोडी रोड्स का। तो ये शो की स्टार्टिंग में जो माहौल बनाए थे ना कि आज शो में ये होगा, तो उससे फिर लोगों को और ज्यादा शो के साथ चिपक के रहने में मजा आता है। और सबसे पहली चीज जो शो पर होती है, ये कुछ ज्यादा खास नहीं थी। ट्रिश स्ट्रैटस आती है, बहुत इमोशनल थी, कहती है मेरे बच्चे मुझे पहली बार लड़ते हुए देखेंगे, चेंबर में लड़ने वाले हैं। टिफनी स्ट्रैटन को बुलाया तो क्या कहते हैं, ये ट्रिशी टाइम और टिफी टाइम। मुझे तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा लगा ये सुनने में। इसके बाद चेल्सी ग्रीन आती हैं, कहती हैं कि मैं बेस्ट टू एंटर हूँ इस अरीना में, मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हूँ। फिर ये मैच की तरफ लीड करता है। टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन का मैच होता है। मैच में नाया जैक्स और कैंडिस लेरे की चुल हो जाती है। इन्होंने आके मारा मूरा सब कुछ किया, लेकिन एंड में जो अपर हैंड है वो ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी को मिलता है। और ये सब किया जा रहा था कल के एलिमिनेशन चेंबर मैच को हाइप करने के लिए। इसके बाद हमको बैक स्टेज से ये जो टेंशन चल रही है सोलो सिकोवा एंड जेकब फार्टो के बीच में, उससे रिलेटेड एक चीज दिखती है। और हमको पहले ही पता चल गया था कि आज शो पर मल्टीपल मैचेस होंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि यूएस चैंपियनशिप के लिए जो सबसे नंबर 1 कंटेंडर है वो कौन बनने वाला है। तो सोलो सिकोवा आते हैं और सबसे पहले तो जेकब फार्टो बोल देते हैं कि जो हुआ था लास्ट वीक वो एक एक्सीडेंट था, और सोलो सिकोवा के पास उसको एक्सीडेंट मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी क्या है, जितना खतरनाक जेकब फार्टो लग रहा है। सोलो सिकोवा कहते हैं कि वो मतलब वो मैच सोलो सिकोवा को मिलना था, जो कि कंटेंडरशिप के लिए था, यूएस टाइटल के लिए। लेकिन सोलो सिकोवा ने जेकब फार्टो को वाला मैच एज गिफ्ट दे दिया कि ले भाई तू इसको लड़, हम अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यही तो वो चीज़ है जो कि हमको यूनाइट, मतलब पूरा उन्होंने थोड़ा सा प्रेप टाइप की स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच दे दी। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी जेकब फार्टो के चेहरे पर वो हम्बलनेस दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, कि जैसे कि वो सोलो सिकोवा के लिए ऐसा हो गया यार, अरे यार जैसा लॉयल है। और आज तो सोलो सिकोवा ने अपना वो वाला टैंक टॉप भी पहन लिया था जो वो पहले पहनते थे। तो आज तो सोलो सिकोवा बिल्कुल ऐसा सा लगा कि जैसे कि वही बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि एक किंग से उसका ताज छीन लिया, वही हालत हो गई है सोलो सिकोवा की। ये उला फाला वाली जो माला है वो लुटने के बाद। इसके बाद कोडी रोड्स का एक बैक स्टेज से सेगमेंट आता है, और वहाँ पे चारों तरफ बहुत अच्छा उनका खाना, अच्छी डिशेस पड़ी हुई हैं जो कि कोडी रोड्स वहाँ पे खा सकते हैं। और ये सब हो रहा है रॉक की वजह से। आर्ट्रो तो वहाँ पे बैठे होते, भाई क्या मजाक मतलब क्या माहौल बना रहता है। आर्ट्रो तो वो रॉक को सोलमैन कहते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी अभी सोल वाली चल रही है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो जो कोडी रोड्स रॉक के जो फादर थे उनको सोलमैन बोला जाता था। तो वो कहता है हाँ भाई खाओ खाओ तुम बढ़िया से खाओ। कोडी रोड्स भी बड़े कह रहे हैं यार मैं सीरियस सिचुएशन में हूँ, ये बंदा यहाँ पे क्या मजाक कर रहा है। ये जो आजकल काफ़ी कंसिस्टेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आर्ट्रोथ को सेगमेंट्स के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका एक कंपाइलेशन अगर कोई बना दे ना पूरे, तो पता चल जाएगा कि पिछले ऑलमोस्ट कितने बोलूँ मैं 20-30 एपिसोड में कितना बढ़िया काम आर्ट्रोथ ने किया है। इसके बाद शो पर अंद्रादे वर्सेस जेकब फार्टो का मैच था। वही मैच है जो कि वैसे ओरिजिनली सोलो सिकोवा को लड़ना था। बिल्कुल चटाके पटाके वाला ये मैच है, चटपुट सब कुछ आपको हर तरफ से दिखेगा। दोनों काफ़ी एथलेटिक है, एजाइल है, तो उस अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। अंद्रादे ने मूनसॉल्ट लगाया तो उसके ऊपर तो बहुत ही क्लोज किकआउट हुआ था, लेकिन जेकब फार्टो ने जब लगाया तो उसके ऊपर किकआउट होता नहीं है। और इस मैच में जेकब फार्टो जीत के आगे के लिए एडवांस कर चुके हैं। और अभी शो पर ट्रिपल थ्रेट मैच भी होगा इन सारे मैचेस के विनर का, जो आपस में फिर ये सीन बना देंगे। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और प्रीटी डेडली का मैच होना था। भाई डीआईवाई यहाँ पे आ गई मारने के लिए, एमजीज आ गए, सिक्योरिटी वाले सारे बंदे आ गए। तो मैं तो देखो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये चारों टीम्स मिलके, मतलब ठीक है एक फ्यूड कर रही है, लेकिन मेरे को सही में जब ये दिख भी जाते हैं ना बैक स्टेज, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार इस डिवीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मेरे को लग ही नहीं रहा कि कोई स्टोरी यहाँ पे है। ये हर बार अपने रिव्यू में बोलता हूँ, और इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि अपने ऑनेस्ट ओपिनियन में यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा हूँ चीज़ों को, वैसी बात नहीं है यहाँ पे। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स दिखते हैं, और यहाँ पे थोड़ी अटपटी सी बातें लगी मुझे ड्रू मैकिंटायर की।
कि कहते हैं कि कल तू अपनी लाइफ चेंज कर सकता है अपने इस डिसीजन के साथ। कहते हैं हम दोनों लाइफ में काफ़ी साल पहले जब WWE में थे तो लोअर कार्ड पे थे, तो वो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोडी रोड्स के साथ। और WWE ने मल्टीपल सेगमेंट्स दिए हैं कोडी रोड्स को, इसी ये चेंबर में उनका डिसीजन क्या होगा उसके ऊपर फोकस करते हुए। तो जिस तरीके से दिखा रहे स्टोरी के अंदर भाई, अब यहाँ पे अगेन एक्सपेक्टेशन फिर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार बात बोली थी रॉक ने, थोड़ी सी डायरेक्शनलेस लगी कि किस तरफ ये जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से हर चीज ही उसी के अराउंड घूम रही है और इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो रॉक की अपीयरेंस है, अगर ऐसा है तो भाई फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सही में कोई स्टोरी है तो मजा आएगा फिर यहाँ पे इसको देखने में। एंड देन ये चीज लीड करती है ड्रू मैकिंटायर के अरीना में आने को लेके। और वहां पे एक वीडियो चल रही थी पहले जॉन सीना की, कहते हैं अरे ये वीडियो सब बंद करो, जो पास्ट है उसे भूल जाओ। कुछ यहाँ पे वो शॉर्ट्स भी लेते हैं जॉन सीना के ऊपर, और भाई बिल्कुल सीएम पंक के स्टाइल में एक बार फिर से अनाउंसर डेस्क के ऊपर बैठते हैं। ऑब्सेशन तो खत्म होने नहीं वाला भाई ड्रू मैकिंटायर का सीएम पंक से। और कहते हैं पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं वो जॉन सीना की, कहते हैं वो हॉलीवुड में चला गया और वो जो जॉन सीना का बाल्ड स्पॉट काफी पॉपुलर हुआ है उसके बारे में वो बात करते। कहते हैं कि वो जो जॉन सीना का वो जो गंजापन है वो डिजर्व करता है इट्स ओन एरिया कोड। वैसे कोऑर्डिनेट्स नहीं होते कि 175.169 ऐसा करके जो होते, कहते हैं उसके भी ऐसा एरिया कोड होना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ जॉन सीना, एक टाइम में तेरे से डरता था लेकिन फिजिकली नहीं, पॉलिटिकली जो तू किसी इंसान के साथ कर सकता था। थोड़ा सा उन्होंने गंदे साइड पे दिखाने की कोशिश करी जॉन सीना को। इसके बाद डेवन प्रीस्ट आते हैं, कहते हैं भाई बहुत हो गया था, कितना रोना धोना मचाया। और क्या लाइन बोली भाई डेवन प्रीस्ट ने, कहते हैं कि R-Truth की बातें तेरी बातों से ज्यादा सेंस बनाती है। कोई जवाब नहीं था भाई इस बात का ड्रू मैकिंटायर के पास। कहते हैं कि तेरा जो ऑब्सेशन है सीएम पंक के साथ वो तुझे लेके डूबा, मनी इन द बैंक के अंदर भी, तू रेसलमेनिया में भी टाइटल हार गया। ड्रू मैकिंटायर, ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी भाई। देखो ड्रू मैकिंटायर के डेवन प्रीस्ट अपना प्रोमो कट करने, भाई तुम्हारे पास अगर फ्रीडम है तो ये थोड़ी तुम सामने वाले को बोलने नहीं दोगे कि हाँ मैं वो चीज मुझे ड्रू मैकिंटायर की बकवास लगी। मुझे लग रहा था डेवन प्रीस्ट बहुत बढ़िया काम करे तो उसके बीच में घुसेड़ दिया ड्रू मैकिंटायर ने अपने आप को। फिर कहते हैं भैया एलन नाइट मेरा स्पॉट ले गया। वो कहते हैं कि मेरा तो ऑब्सेशन नहीं है, कह रहा है भाई ऑब्सेशन, देख तो ले अपने आप को। भाई क्या कमबैक था डेवन प्रीस्ट का। उनका कहने का मतलब ये था कि वो बैठे ही सीएम पंक की तरह थे, तो कहते हैं भाई ऑब्सेशन कैसे नहीं है तेरा। इसके बाद डेवन प्रीस्ट कहते हैं तो ये पिन करने बहुत मजा आएगा, वैसे ही पहले मैं काम कर चुका हूँ। इसके बाद एंट्री मारते हैं सेथ रॉलिंस, और कोई मुझे बताएगा सेथ रॉलिंस ने पहना क्या था। ऐसा लग रहा था कि उनका जो अपर है उसका थोड़ा सा पोर्शन काट के बिल्कुल लोअर में ज्यादा जोड़ दिया, बिल्कुल ही ऐसे गुब्बारा सा लग रहा था भाई मुझे तो आज सेथ रॉलिंस पूरे लाल जो कपड़े वो पहन के आया था। सबसे पहले ही वो आके मोरॉन बोल देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, कहते हैं सबसे बेकार कैश इन तेरा था। थोड़ा सा फ्लेक्स हो गया सेथ रॉलिंस का, क्योंकि उनका खुद का कैश इन जो है वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी है। कहते हैं सेथ रॉलिंस की अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा सारा फोकस रेसलमेनिया के ऊपर है। और इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का, एक के बाद एक। जो इन्होंने यहाँ पे सारे एंट्रेंट्स घुसेड़ दिए ना एलिमिनेशन चेंबर वाले, हाइप बनाने के लिए बहुत बढ़िया सेगमेंट था। कहते हैं तुम दोनों के दोनों बंदे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर मेरे से ऑब्सेस्ड हो, लेकिन मैं ऑब्सेस्ड हूं इस चीज से। और वो रेसलमेनिया का जो साइन है उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। कहते हैं कोई बंदा किसी की सोल लेने की बात कर रहा है, कोई मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी सोल जो है उसको देता है नहीं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तेरी तो सोल है ही नहीं, वो तो मैंने पहले ही हेल इन अ सेल के अंदर स्नैच कर लिया है। तो अपनी विक्ट्री को यहाँ पे फ्लेक्स करते हैं और कहते हैं कि कल अगर उठो ना तो शो अप करने की कोशिश मत ही करना, क्योंकि मैं तो कुछ अलग ही तरीके से आने वाला हूं। तो सीएम पंक थोड़ा सा डरा धमका रहे होते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक एक लाइन सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और डेवन प्रीस्ट बोलते हैं। डेवन प्रीस्ट तो कहते तुम्हारा तो इंटरनेट का ही रोना धोना जो है चलता रहेगा। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है जॉन सीना का। वहां का जो क्राउड फटा है कि भाई आज तो हमने जॉन सीना को देख लिया है, बट गेस व्हाट, यहाँ पे लोगन पॉल ने काट दिया सबका पप्पू, क्योंकि वो आते हैं जॉन सीना के थीम सॉन्ग के साथ। और आके भाई जिस तरीके से लोगों ने फिर उनको बू करना शुरू कर दिया। लोगन पॉल कहते हैं जॉन सीना तुम लोगों के बारे में केयर थोड़ी करता, अगर कर रहा होता तो वो आता थोड़ी, तुम लिटरली उसको देख नहीं सकते बट तुम मुझे देख सकते हो, क्लासिक सेलिब्रिटी रेसलर, ये चीज वो बोलते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटी जो रेसलर्स है वो थोड़े कम ही आते हैं। वेलकम होम ड्रू मैकिंटायर वो कहते हैं कि जैसे कि तू चैंपियनशिप नहीं जीत सकता वैसे ही मेपल लीफ्स वाले भी नहीं जीत सकते, कुछ तो यहाँ शायद इनकी लोकल ये टीम है। डेवन प्रीस्ट को पता क्या बोलते हैं भाई, ऐसी गंदी बेइज्जती तो मत ही है। कहते हैं यार तेरे बारे में तो पता नहीं मैं क्या ही बोलूं, मुझे पता भी नहीं है तू क्या था या क्या है, तो आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं है। सीएम पंक को टारगेट करते हुए वो बात बकवास कर रहे होते तो सीएम पंक उनको ही चेज करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल तो भग लिए, क्योंकि कहते हैं मेरे को तो एक थप्पड़ मारना था वो तो मैंने मार दिया। तो अभी भी मेरे को लग रहा है सीएम पंक भूत उतारने वाले हैं लोगन पॉल का एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। तो ऐसा करके इन्होंने ये हाइप बनाई थोड़ी चेंबर की, और काफी अच्छे तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट भी किया पूरे सेगमेंट को। ऐसे सेगमेंट्स ही तो हमको चाहिए। और जो मैं बोलता हूँ कि पीएलई से पहले क्यों बढ़िया शो नहीं हो सकता, वो
आज के स्मैकडाउन से पता चल रहा है। और ऐसे ही बुकिंग अगर हो स्मैकडाउन की तो 3 घंटे का फिर मैं बोलूंगा कि शो बढ़िया सा चल जाएगा। इसके बाद शो पर एले नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार का मैच था। ये इसी कंटेंडरशिप के लिए था और बहुत इजीली यहाँ पे जीत गए मैच। मिड एयर BFT फिनिशर थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आज एले नाइट ने इस मैच में दिखाया। एंड देन इसके बाद हमको देखते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन का ये लास्ट वर्ड से उनके उस बड़े तगड़े मैच से पहले जो कि केविन ओवेंस के साथ उनका होने वाला है। कहते हैं मुझे पता है केविन ओवेंस तो आज टोरंटो में ही है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आखिरी जो बातें हैं तो वो कह सकता है, और मैं भी अपनी आखिरी जो बातें वो बोलूंगा। केविन ओवेंस दिखते तो हैं लेकिन टाइटनट्रॉन से, और वो पहले ही जहां से एलिमिनेशन चेंबर होने वाली रॉजर सेंटर वहां पे पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा है क्योंकि इससे पहले हमने इस तरीके से आई थिंक देखा होगा तो कभी रेयरली है, लेकिन बहुत कम WWE इस चीज का यूज करती है। कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मैच होने वाला है और तू क्या कोशिश कर रहा है, तू मुझे बैड गाय बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी चीजें मैंने तेरे साथ की हैं वो तू डिजर्व करता है, कल मैं तेरा करियर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, तू व्हील चेयर के ऊपर आ जाएगा, और जब तेरी फैमिली सफर कर रही होगी ना तो मैं उनकी मदद करने के लिए भी नहीं जाऊंगा, जो कि शायद मैंने पहले करी है। तो यार ये क्या बम फोड़ने वाले हैं कल एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जितना पर्सनल हो चुके हैं स्टोरी में भाई, वो कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। सैमी ज़ेन भी कहते हैं मैं नर्वस हूं, नर्वस इसलिए नहीं हूं कि मैं मैच से डर रहा हूं, बल्कि मैं नर्वस इस वजह से हूं कि मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। वो भी कहते हैं कि बुरा तो लगेगा लेकिन तेरी फैमिली भी आगे किस तरीके से रहने वाली, मैं किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। माइक ड्रॉप करके केविन ओवेंस बोलते हैं कि चलो सी यू टुमारो नाइट, ऐसा करके बस वहां से निकल लेते हैं। तो ये तो अब इन्होंने, मैं कह रहा हूं ना, अब तो इसको और ज्यादा हाइप करने की जरूरत भी नहीं है, जितनी खतरनाक बातें ये एक दूसरे के बारे में बोल चुके हैं। इसके बाद बैक स्टेज से एक और अगेन कोडी रोड्स का ही सेगमेंट था, तो मैं कह रहा हूं ना कि ये डिसीजन के ऊपर क्या कोडी रोड्स की सोल जाने वाली उसके ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। मिस कहते हैं कि वो थोड़ा समझाते हैं उनको, और पापा टूई को उन्होंने क्या बता दिया था, बड़ा फनी से, मतलब थोड़ा सा आर्ट्रूथ जैसा मिस भी बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मिस थोड़े से गूफी से ही लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई और बंदा कर सकता है, हॉलीवुड में नाम है पूरा रॉक का, आपको पता ही है, थोड़ा सा मूवीज़ वगैरह का सीन मिस का भी है, तो वो तो काफ़ी ऐसे ओपन दिख रहे थे कि अगर उनको जैसे ऑफर मिले तो वो ले लेंगे। तो थोड़ा सा इन्होंने ऐसे भी टीज कर दिया कि कोई और बंदा भी ले सकता है, और वो तो पूरी कहानी चली रही है कि अगर कोडी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो वही चीज़ थोड़ी सी यहाँ से उन्होंने टीज भी कर दी। इसके बाद 6 वुमेन टैग टीम मैच था, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, रॉक्सैन वर्सेस बियांका बेलेयर, नेओमी एंड बेली के बीच में। रॉक्सैन ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया, लेकिन मैच के बाद एलेक्सा ब्लिस की तरफ से सिस्टर एबिगेल आ जाता है। इतना तो मैं कह सकता हूं कि एलेक्सा ब्लिस जब वापस आई थी तो हाइप बहुत तगड़ी हो चुकी थी, और शायद WWE को उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, बट उस चीज में मैं तो बोलूंगा कि WWE फेल हो चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कार्मेलो हेस का भी मैच था, और ये भी इस US टाइटल के कंटेंडरशिप के लिए ही है। लग तो रहा था वैसे आसानी से ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाएंगे, लेकिन टामा टोंगा यहाँ पे आ जाते हैं, और सोलो सिकोवा भी आए भाई पीछे से, उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को चेयर शॉट मारा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ब्रॉन स्ट्रोमैन को इसका, दोनों को उन्होंने धोया है, बजाया है। पोस्ट मैच भी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अटैक किया है, लेकिन सीन कुछ ऐसे बनता है कि डिस्क्वालीफाई करवा लिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, क्योंकि उन्होंने एक्ट ऐसा किया कि जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने चेयर से अटैक कर दिया है कार्मेलो हेस को, तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को गुस्सा भी आ गया, फोड़ फाड़ दिया उन्होंने हैंड में सबको। सोलो सिकोवा तो बस एम वही जस्ट अनदर रैंडम सुपरस्टार मुझे अब लगने लगा है। तो फायदा क्या जो तुमने सोलो सिकोवा को इतना तगड़ा दिखाया था, अगर वो चीज इवेंचुअली उनको हेल्प ही नहीं कर रही उनके WWE करियर में ऊपर जाने के लिए, अब ऐसा ये करते रहना 1-2 हफ्ते, तो बस फिर तो मैं कह रहा हूँ सोलो सिकोवा को सभी कोई भूल जाएंगे, और ये अच्छी चीज तो है नहीं भाई किसी भी तरीके से। अब आता है ट्रिपल थ्रेट मैच, और ये वो मैच है कि जो इसको जीत जाएगा वो सीधा नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। जेकब फाटू वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस एले नाइट, और इस मैच में सबसे बड़े फेवरेट जेकब फाटू ही थे, बट मैच का रिजल्ट थोड़ा अलग तरीके से ही निकला। एक क्या वो BFT मारने जब जा रहे थे एले नाइट, क्या फर्स्ट 48 लगाया भाई दोनों को ही एक साथ। कार्मेलो हेस भाई रिंग में जिस तरीके से मूव करते हैं, सिर्फ ये छलांग उछलने कूदने की बात नहीं हो रही, जो सीक्वेंस और केमिस्ट्री रखते हैं सुपरस्टार हर एक के साथ, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्रॉस बॉडी भी एक बाहर की तरफ एले नाइट ने लगाई, उनके जैसे बंदे के लिए थोड़ा रिस्की मूव्स हो सकते हैं। अपने सारे सिग्नेचर फिनिशर लगा दिए, जेकब फाटू ने पिन करने के लिए जा रहे होते हैं, एले नाइट ने खींचा, कहता है तू थोड़ी पिन करेगा मैं करूंगा, और उन्होंने यहाँ पे लिटरली जो जीत है वो छीन ली है जेकब फाटू के हाथ से। एले नाइट ये वाला मैच जीत चुके हैं और वो ही जाएंगे नाकामुरा की चैंपियनशिप के लिए। तो अब जेकब फाटू इस पे कैसे बौखलाने वाले हैं स्मैकडाउन में, ये एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा और काफ़ी अलग भी लगा कि जेकब फाटू एक मैच हार गए हैं, क्योंकि यूजुअली हम उनको मैचेस हारते हुए देखते नहीं है। वैसे पिन तो नहीं हुए, तो उतना भी इसको सीरियसली लिया नहीं जा सकता। इसके बाद आता है भाई शो का मेन इवेंट, और यहाँ पे तो कुछ अलग अलग ही आपको लगेगा ये मैं WWE देख रहा हूँ या कोई क्रिप्टिक सी, कोई डरावनी सी मूवी चला दी है मेरे सामने। आज जिस तरीके से रॉक ने बिहेव किया है, माइकल कोल इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को, और आज कुछ आखिरी शब्द बोलने थे एलिमिनेशन चेंबर से पहले कोडी रोड्स ने। इस वाले सेगमेंट से पहले ना सीएम पंक और कोडी रोड्स का भी बैक स्टेज सेगमेंट होता है, और पहले सीएम पंक ने बोला हाँ भाई उसको ऑफर ले ले, सही तो है, ताकि तू शाइन कर सके। और शाइन कर सके मतलब कि वो बूट लिकिंग की बात कर रहे थे कि कैसे कोडी रोड्स फिर तो उसका चमचा बन के ही रह जाएगा। कहते हैं कि उस ऑफर को पकड़ के रॉक की हॉलीवुड कैंडी एस के अंदर डाल दे, ऐसा सीएम पंक ने बोला। तो ये क्लियर बता दिया था कि सीएम पंक एंड रॉक कहीं से भी अच्छे वाले दोस्त है नहीं। अब इसके बाद माइकल कोल बोलते हैं कि कोडी रोड्स जैसा मैं तुझे जानता हूं, जैसे तुम हो बंदे, तुम WWE को रिप्रेजेंट करते हो, तुम सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, तुम तो नहीं ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले, लेकिन अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, क्या पता तुम्हारे नाम एक कंपनी हो सकती है, पैसा भी होगा, तुम्हें स्मॉल टाउन्स में जाके लाइव इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जब बिग हैवी पे चेक्स आएंगे तभी तुम शोज को वर्क करोगे। और ये सब बोलते बोलते नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं कि माइकल कोल कहते हैं कि रॉक की तरफ से गिफ्ट भी आया है। मतलब ऐसा रॉक उन्होंने नेम नहीं लिया, लेकिन पता चल गया था रॉक से आया है। वो एक पूरा ट्रक ही कस्टमाइज करके कोडी रोड्स के लोगों के साथ आ चुका है। कोडी रोड्स उसको देखते उसकी तरफ पास बढ़ते हैं, और तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हमको दिखते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन, फाइनल बॉस। और आज वो आए थे कुछ अलग ही अपने शब्द लेके, और मैं बोलूंगा कि जो इससे पहले कोडी रोड्स और रॉक का सेगमेंट था उससे ज्यादा क्लैरिटी मिली है हमको अभी जो रॉक ने आके बातें बोली हैं। वो सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले कोडी रोड्स को देख के बड़े खुश हैं। काफी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तो मान के बैठ चुके हैं कि कोडी रोड्स वो जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने वाला है। कहते हैं कल बहुत बड़ी रात होने वाली है, ये तेरा डिसीजन ऑफ द लाइफ टाइम होने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी चीज स्टेक्स पर है। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तू सही चीज़ करेगा, और ये जो गिफ्ट है तो इसको एंजॉय कर, मुझे पता है कि तुझे ड्राइव करना पसंद है। और यहाँ से जो बातें घुमाई भाई उन्होंने, कहते हैं कि रॉक नोज यू लव ड्राइविंग ऑन डेंजरस रोड्स, ऑन ब्यूटीफुल रोड्स, ऑन डस्टी रोड्स। ये बोलते ही थोड़ा क्राउड की तरफ से भी रिएक्शन आ जाता है। कहते हैं कि जो रॉक है वो पूरे हफ्ते तुम्हारे पिताजी से ही बात कर रहा था जो कि ऊपर है, तो ये थोड़ी सी अटपटी सी बातें मुझे लगी रॉक की। उसके बाद कहते हैं कि सब लोग वेट कर रहे होंगे उस चीज़ का। वो थोड़ा सा ना ऐसे स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं कि कोडी रोड्स तुम मुझे एम्ब्रेस करोगे कल एज योर ब्रदर, और मैं एम्ब्रेस करूंगा एज माय चैंपियन। कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ अपनी सोल दे दो, वो वाले वर्ड्स को फिर से रिपीट करते हैं। कहते हैं फाइनल बॉस तुम्हारे सारे सपने सच कर देगा, वो सपने जो कि तुमने देखे भी नहीं होंगे। तो जो लालच है रॉक ने पूरी देने की कोशिश करी। कहते हैं एक और गिफ्ट है मेरे पास, और वो जो कोडी रोड्स की वेट बेल्ट है उसके ऊपर लिखा होता है कोडी सोल। और ये इतना ज्यादा अजीब है क्योंकि एक तो सोल वाली स्टोरी लाइन ही वैसे लग रही है, अब लग रहा है थोड़ी डार्क साइड में रॉक जा चुके हैं। और उसके नीचे एक डेट भी होती है जो कि थी 11 जून 2015 की। ये वो डेट है जब डस्टी रोड्स इस दुनिया से गए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टोरी लाइन पर्सनल जा चुकी है। अब तक हम बोलते हैं कि यार कोडी रोड्स की स्टोरी में उनके फादर आ जाते हैं, जिस तरीके से रॉक ने डाला वो तो और भी ज़्यादा अटपटा है। कहते हैं कि ये वो दिन है जब मेरा दिल टूटा था, और मैं कोडी रोड्स तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरा दोबारा दिल मत तोड़ना। यानी कि वो उनका ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। कहते हैं आई लव यू ब्रदर। उसके बाद अपना जो जेट है उसको वो बोर्ड करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। कोडी रोड्स का एक्सप्रेशन फिर से बहुत सारे अजीब से थे, और ट्रिपल एच ने बोला है कि ये इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड होगा जो एलिमिनेशन चेंबर का चल रहा है। तो भाई हाइप तो बहुत तगड़ी खतरनाक बना दिया है। आज के स्मैकडाउन को भाई मैं 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आज इन्होंने किया, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे शो आगे भी करें। इसके बाद आएगी प्रेडिक्शन वीडियो, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। आपको स्मैकडाउन कैसी लगी बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे रेसलिंग से जुड़े कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।